Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Hafiz Muhammad Wiskarni and I have done my MPhil in teacher education at Gra University, and you are watching my YouTube channel that is free learning for all exams. So it is our 10th video of the lecture series for the post of lecturer education teaching license policy test government of Sindh. So आज ये जो हमारा लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है एजुकेशनल फिलॉसफीज के हवाले से। हमने पहले मेजर फिलॉसफीज डिस्कस की हैं। मेजर फिलॉसफीज डिस्कस करने के बाद हमने 4 एजुकेशनल फिलॉसफीज डिस्कस कर लेंगे आज की वीडियो के बाद। सो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम नए टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इट इज़ आवर लास्ट वीडियो ऑफ द एजुकेशनल फिलॉसफी। और लास्ट एजुकेशनल फिलॉसफी कौन सी है? रिकंस्ट्रक्टिविज्म। अब आप कह रहे होंगे कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने प्रोग्रेसिविज्म को देखा था। प्रोग्रेसिविज्म भी रिकंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा होता है, तो ये क्यों जी रिकंस्ट्रक्टिविज्म एक अलग एजुकेशनल फिलॉसफी बनी? तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी कि फाउंडर कौन थे रिकंस्ट्रक्टिविज्म के। तो थियोडर जो थे मेन, थियोडर वाज नोन टू बी द फाउंडर ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब जो सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म था उसके जो फाउंडर हैं वो थियोडर हैं, थियोडर बी ब्रामिल्ट। बिलीव दैट स्कूल शुड टेक द लीड इन चेंजिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग द सोशल ऑर्डर। ये कहते थे कि जो सोशल ऑर्डर है वो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं कि जब स्कूल जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें, लीड करें चेंजिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शंस के लिए, किसको? जो सोशल ऑर्डर है उसको चेंज किया जाए। और जी थियोडर कहते हैं, थियोडर emphasized that if you teach students when they are young that they have ability to change the world around them। ये कहते हैं बच्चों को आप उस टाइम पे टीच करें जब वो बिल्कुल क्या हो, यंग ब्लड हो, उनके अंदर एबिलिटी हो, उनके अंदर एनर्जी हो, ताकि वो पूरी दुनिया को चेंज कर सकें। ठीक है जी। देन एज दे गेट ओल्डर they will keep trying to change the society and make it a better place। और जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि सोसाइटी को चेंज किया जाए और इसको रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाई जाए। जी ब्रामिल्ट pointed out that creating a new social order through education could provide society with the basic needs that it needed। अब ये कहते हैं कि एक नया सोशल ऑर्डर बनाना चाहिए, एक ऐसा नया सोशल ऑर्डर हो जो सोसाइटी को उसकी बेसिक नीड्स पूरी कर सके, जो उसको ज़रूरत है। अब ये होगा किसके थ्रू? न्यू सोशल ऑर्डर बने जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं उनको फुलफिल करे। ये होगा एजुकेशन के थ्रू। और एजुकेशन क्या करेगी? एक नया सोशल ऑर्डर बनाएगी। तो होपफुली आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि रिकंस्ट्रक्टिविज्म का जो मेनली फोकस है वो एक न्यू सोशल ऑर्डर बनाने के हिसाब से है। अगर आपको सोशलिज्म पढ़ना है या कम्युनिज्म पढ़ना है तो आपको होपफुली कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए। बट ये जो राइट टाइम नहीं है कि हम कार्ल मार्क्स को यहाँ डिस्कस करें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। Everything including the child, school and the education received would be affected by social and cultural forces। तो ये कहते हैं कि चाहे बच्चा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे एजुकेशन हो, जो भी बच्चा हासिल करता है वो सोशल और कल्चरल फोर्सेस की वजह से उस पर क्या होता है? असर होता है। जैसे बच्चा क्लासरूम के अंदर होता है तो उसके माइंड कुछ और होते हैं, उसका काम, उसका दिमाग कुछ और काम कर रहा होता है। पर जैसे ही आफ्टर द ग्रेजुएशन वो बच्चा मार्केट के अंदर आता है तो वहां पे वो देखता है वहां पे तो सोशल ऑर्डर ही कुछ है, यहाँ पे तो कल्चर ही कुछ और चल रहा है। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं और ये कंस्ट्रक्टिविज्म इसको प्रमोट करता है। टीचर्स जॉब वुड बी टू कन्विंस देयर स्टूडेंट्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्टिविज्म। जो टीचर की जॉब है वो बच्चों को कन्विंस करे कि भाई आपने नया सोशल ऑर्डर बनाना है। They will show them that they can make a difference in the world। वो बताए, टीचर बताए बच्चों को
कि आप किस तरह जो है एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं पूरी दुनिया के दरमियान। सो ये बेसिक सा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर की, अगर वो फॉलो करता है रिकंस्ट्रक्टिविज्म को। ये अब इसको देख लेते हैं, ये कब शुरू हुई, किस तरह शुरू हुई ये एजुकेशनल फिलॉसफी। A movement in 20th century American Judaism that advocates creative adjustment to contemporary conditions through the cultivation of tradition and folk ways shared by all Jews। ये एक मूवमेंट बनी थी अमेरिकन जुडिज्म के अंदर, जो प्रमोट कर रहे थे एडजस्टमेंट को और कंटेम्प्रेरी कंडीशंस को, ताकि वो ट्रेडिशंस और जो भी फोल्क वेज हैं ज्यूज के उनको प्रमोट किया जा सके, और मे बी referred to as more of a remedy for a society that seeks to build a more objective social order, ताकि वो जो है एक ऑब्जेक्टिव सोशल ऑर्डर बना सके जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो, जिसका कोई पर्पस हो। सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म कहता क्या है, अब इसको हम देख लेते हैं। is a philosophy that emphasizes the addressing of social questions and a quest to create a better society and a worldwide democracy। अब वैसे अगर आप सोशल ऑर्डर को पढ़ेंगे तो वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता, बट यहाँ पे जो सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म है कार्ल मार्क्स का, जैसे मैंने कहा था, अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपको एक अलग ही आइडिया देगा। रेवोल्यूशंस की बात होंगी, डेमोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट वो एक फिलॉसफी है, बट यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जो फोकस करना है इस फिलॉसफी के अंदर सोशल क्वेश्चंस के ऊपर करना है, और इस चीज को ढूंढना है कि इस सोसाइटी को किस तरह बेटर बनाया जा सके। अब आप सोसाइटी को किस तरह बेटर बनाएंगे, डेमोक्रेसी के थ्रू आप पूरी सोसाइटी को बेटर बना सकते हैं। The constructivist educator focus on a curriculum that highlights social reforms at the aim of education। So जी सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो बेसिक एम है किसके, एजुकेशन के, ताकि आपको पता चल सके कि आप एजुकेशन हासिल क्यों कर रहे हैं और अपने हिसाब से अपने सोशल ऑर्डर चेंज करें। हर जगह के ऊपर, हर एरिया में आपने रिफॉर्म्स लाने हैं। चेंज इन सोसाइटी एंड इनकरेज स्टूडेंट टू क्वेश्चन सोशल इनइक्वलिटीज। सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वलिटीज हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको कभी भी जो है इक्वलिटी नहीं मिलेगी सोसाइटी के अंदर, तो इसी के ऊपर बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो इक्वलिटी है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है। कभी भी आप दुनिया के ऊपर 100% इक्वलिटी नहीं कर सकते। काफी सोशोलॉजिस्ट इस पॉइंट के ऊपर एग्री करते हैं, काफी एग्री नहीं करते। सो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बात के ऊपर होना चाहिए, आपको सोचना चाहिए। और सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म इसी बात के ऊपर फोकस करता है कि स्टूडेंट शुड नो the social inequalities। After realizing this inequalities, they come forward with new ideas that how they can form a new social order through social reforms across the society। It also allows for the discussion of controversial issues in the classroom and promoting understanding of multiple perspectives। ये इसकी बहुत अच्छी चीज है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू है आप उसको डिस्कस करें। जब आप डिस्कस करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आपको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में पता चलेगा। जब आपको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में पता चलेगा तो आप वहां पे क्या लाएंगे, आप वहां पे एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जो कि सोशल रिफॉर्म्स में होनी चाहिए। वो सोशल रिफॉर्म्स फिर आगे जाके एक नया सोशल ऑर्डर बनाएंगे। सो होपफुली ये जो मैं लिंक्स आपस में बना रहा हूं, ये लिंक्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे। अब बेसिक एम्स देख लेते हैं। बेसिक एम्स जो कि अभी तक हमने बात की है, यहाँ पे जो बात हो रही थी वो सोशल रिफॉर्म्स और सोशल ऑर्डर की बात हो रही थी। अब ये जो एजुकेशनल फिलॉसफीज है ये स्कूल को देखती है एज अ टूल
टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब स्कूल क्या है, एक टूल है जिसने सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब नंबर 1 किस तरह सॉल्व करेगी जी? सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म या रिकंस्ट्रक्शिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि ऑल लीडर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ स्कूल। जितने भी लीडर्स हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो स्कूल से बनते हैं। और स्कूल प्रोवाइड अ करिकुलम दैट फॉस्टर दैट डेवलपमेंट। मतलब वो क्यों बनते हैं लीडर? क्योंकि वहां पे करिकुलम के अंदर ये सारी चीजें होती हैं और करिकुलम को फॉलो करके उनकी डेवलपमेंट होती है। सो करिकुलम इज द बेसिक की। उसके बाद जो सोशल रिकंस्ट्रक्टिविज्म है उसका एम है टू एजुकेट अ जनरेशन of problem solvers and try to identity and correct many noteworthy social problems that face our nation। मतलब ये कह रहा है कि बच्चे को या जनरेशन को एजुकेट किया जाए ताकि उनके अंदर इतनी काबिलियत हो जाए कि वो पहचान सकें, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर जो भी उनकी कौम को आ रही है सोशल प्रॉब्लम के तौर पे, उसको वो प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे देखें और उसकी जो है नतीजा, उसकी सॉल्यूशन वो खुद ब खुद निकाल सके। सब कैरिकुलम को हम देख लेते हैं। कैरिकुलम जो है वो कहता है कि हेल्प स्टूडेंट्स बिकम सक्सेसफुल इन स्कूल बाय इनकरेजिंग देम टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। यहाँ पे जो बात हो रही है कि बच्चे को इस बात के ऊपर फोकस करना है और उसको उसके सेंस जो है इस हद तक डेवलप कर देने हैं कि वो उसको अपनी वैल्यू का पता चले कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, मेरी अपनी वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस करता था, मैन की वैल्यूज के ऊपर फोकस करता था, जो कि पिछली फिलोसफीज के अंदर हमने पढ़ा है। आप वो वीडियो देखें तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ वर्थ होती क्या है। अब आपके हिसाब से कि आपकी वर्थ क्या है, तो बच्चा है कि इतनी ट्रेनिंग हो जाए कि वो पहचान सके कि उसकी सेल्फ वर्थ है क्या। सो इनकरेजिंग स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज दैट साइमल्टेनियसली फोकस स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू कम्युनिटी नीड्स। अब जी इनकरेजिंग स्टूडेंट्स को ऐसी एक्टिविटीज के अंदर मशगूल रखना है जहाँ पे उनके एकेडमिक अचीवमेंट्स आ सकें और वो जो कम्युनिटी है उसकी जो नीड्स हैं उसको रेस्पॉन्ड कर सके एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अल्ट्रेशन इन करिकुलम एंड एक्टिविटी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड प्रमोट चेंज इन सोसाइटी। आप करिकुलम को अल्टर भी कर सकते हैं और उसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज ऐड करें जो प्रमोट करे चेंज को सोसाइटी के अंदर। स्टूडेंट शुड इम्प्रूव सोसाइटी व्हेन दे विल बिकम अडल्ट। स्टूडेंट जो है जब इन ट्रेनिंग्स के इस काबिल हो जाएंगे कि वो सोसाइटी को पूरा का पूरा चेंज कर सके। अब ये किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसकी बात करते हैं करिकुलम के अंदर। कि करिकुलम जो है उसके अंदर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम होना चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटीज हो, इस तरह के मेथड हो, इस तरह का कंटेंट हो, इस तरह की नॉलेज बच्चे को दी जाए कि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हासिल करे चीजों के बारे में और वो खुद अपना जो है आइडियाज उसके बारे में क्लियर करे, उसकी नॉलेज बने। ठीक है, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ये लोग फॉलो नहीं करते। मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है, टॉप प्रायोरिटी है। The curriculum applied to education reflects democratic ideals and emphasize education। जो कैरिकुलम है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक आइडियाज के ऊपर फोकस करेगा, डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा, चाहे क्लासरूम हो, चाहे स्टाफ रूम हो, चाहे प्रिंसिपल की ऑफिस हो, चाहे कहीं पर भी एजुकेशन दी जा रही हो, वहां पे आपने डेमोक्रेसी के जो रूल्स हैं उनको लाजमी तौर पे फॉलो करना है। सोशल रिफॉर्म्स एज द एम ऑफ करिकुलम। जैसा कि हमने देखा है कि सोशल जो रिफॉर्म्स हैं वो एम है किसके, करिकुलम के। करिकुलम फोकस ऑन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। जो करिकुलम है वो स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को फोकस करेगा। अब हम बात करते हैं क्लासरूम की कि क्लासरूम अगर
कोई शख्स देखना चाहता है कि ये जो क्लासरूम है ये किस तरह से होगा रिकंस्ट्रक्टिविज्म का, तो वो उसको कौन कौन सी चीजें उस क्लासरूम के अंदर दिखेंगी। तो टीचर चूजेस हिज और हर वे ऑफ टीचिंग विद देयर स्टूडेंट्स इन माइंड, मतलब टीचर ने ही जो है वे ऑफ टीचिंग चूज करना है, बट स्टूडेंट्स का माइंड अपने माइंड में रख के, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अपने माइंड में रख के कि ये जो मेरा मेथड है ये यूजफुल भी रहेगा, इससे आउटकम्स भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि काफी दफा टीचर जो मेथड को चूज करते हैं उससे जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलते, तो उस के हिसाब से टीचर के लिए ये लाजमी है कि वो ऐसे मेथड चूज करे जिससे उसकी रिजल्ट मिल सके, और आपने स्टूडेंट्स को अपने माइंड में लाजमी तौर पर रखना है। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर एक चीज आपको रिजल्ट दे रही है तो हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही चीज आपको रिजल्ट देगी। कल्चर, सोसाइटी आपके वेरी कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द रोल ऑफ टीचर इज टू क्रिएट इंफॉर्मेशन and challenging lessons that will open their students open eye or eyes to the social inequalities। मतलब टीचर ने एक ऐसा रोल करना है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन बच्चों को देनी है, चैलेंजिंग लेसन्स देने हैं, चैलेंजिंग टास्क देने हैं, जिससे बच्चों की आंखें खुल सकें कि भाई सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटीज हैं तो है क्यों, इनइक्वलिटीज आप किस तरह खत्म कर सकते हैं। अब इनका मानना यह है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अगर आप प्रमोट करेंगे तो आप इनइक्वलिटीज को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। डिस्कशन आप बच्चों से करवाई जाएगी सोशल एक्शन के खिलाफ। अगर सोशल इनइक्वलिटीज हैं तो आपने कौन से एक्शन लेने हैं उन इक्वलिटीज को खत्म करने के लिए। मतलब बच्चों के दरमियान ऐसी डिस्कशन करवाई जाएगी ताकि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा सीख सकें और उनको पता चले। टीचर डू नॉट टेल स्टूडेंट्स व्हाट इज राइट और रॉन्ग, मतलब टीचर ने एक ऐसे नहीं है एक अथॉरिटेटिव डिक्टेटर की तरह बताना ये सही है ये गलत है, बल्कि उसने गाइड करना है स्टूडेंट्स को कि वो एक्सप्लोर करें सोशल इश्यूज को, उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को वो उभारे और उनको फैसिलिटेट करे कि उन्होंने इश्यू को एनालिसिस किस तरह करना है, उसको स्टडी किस तरह करना है। इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होंगे इस फिलॉसफी के। सो इंस्ट्रक्शनल फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग एंड एक्टिविटीज, मतलब एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करते हैं। इंस्ट्रक्शनल मेथड के अंदर आते ही हमारे पास जो है वो एक्टिव लर्निंग है और एक्टिव मेथड्स आते हैं। स्टूडेंट्स स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी टू लर्न इट्स प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बच्चा सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही नहीं पढ़ेगा बल्कि वो अपनी कम्युनिटी में भी जाएगा, कम्युनिटी के अंदर वो प्रॉब्लम्स को सीखेगा, क्लासरूम के अंदर आएगा, उसको डिस्कस करेगा। और यहाँ पे ये जो यूज कोऑपरेटिव लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये तीन चीजों के ऊपर फोकस करता है कि बच्चे ने कोऑपरेटिव लर्निंग लाजमी तौर पे सीखनी है। अगर आज की दुनिया में भी आप देखें तो जो बंदा टीम के अंदर काम करता है वही कामयाब है, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो कोऑपरेटिव लर्निंग को ये प्रमोट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आपने करनी है सोसाइटी के बारे में, जो भी प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव आप जाने ताकि आप उसके अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। एनालाइज करने के बाद फिर आपने सिंथेसिस करना है और फिर उसके बाद आपने एक नए कंक्लूजन तक पहुंचना है। एनालाइज रिसर्च एंड लिंक इश्यूज टू प्लेस इन द कम्युनिटी एंड लार्जर सोसाइटी। आपने चीजों को एनालाइज करना है और फिर उन चीजों को कम्युनिटी के हिसाब से लार्जर सोसाइटी के अंदर उसका लिंक बनाना है कि इन इश्यूज का, जैसे गुर्बत है, गुर्बत का एक कम्युनिटी के अंदर क्या लिंक है और एक बड़ी सोसाइटी के अंदर उसको किस तरह देखा जाता है। टीचर स्टूडेंट्स हाउ टू मेक डिसीजंस, मतलब बच्चों को ये बताना है कि आपने डिसीजंस किस तरह लेने हैं। टीचर ने इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देनी है कि बच्चे खुद डिसीजन लें। और ये पूरी फिलॉसफी फोकस करती है फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन मोड के ऊपर। फॉर्मल जो एक प्रॉपर प्लान हो, इनफॉर्मल जो प्रॉपर प्लान ना हो। ये कहते हैं कि आप जो है दोनों तरीके से एजुकेशन सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब सोसाइटी के अंदर जाएगा वहां पे सोशल प्रॉब्लम के बारे में और डिफरेंट चीजों के बारे में जब वो सुनेगा तो वहां पे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो रही होगी,
इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको रिकंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एज यू नो, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने राइट ऑप्शंस अपनी बुक के ऊपर या किसी रफ पेज के ऊपर लिखिए, ताकि लास्ट के अंदर फिर आप अपने रिजल्ट बना सकें। सो होपफुली आप लोगों ने आंसर्स लिख लिए होंगे। अब ये दूसरी स्लाइड है, इस दूसरी स्लाइड के भी आप राइट ऑप्शंस लिखिए। सो होपफुली आपने राइट ऑप्शंस लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं आंसर कीज की तरफ, और आपको पता चलेगा कि आपके कितने जो हैं क्वेश्चंस वो सही हैं। तो ये आज की आंसर कीज है। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। और इसके साथ साथ ही इफ यू वांट टू enroll in this course you can contact me. I will add you in the group where you can get the notes, PPT slides and the daily MCQs test. So hopefully you have learned a lot in last. Thanks for watching. Like and subscribe my YouTube channel, that is free learning for all exams. अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज।